यान वेई छत के पार अपना रास्ता बनाती है। डॉट 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 ऊपर की खिड़की के सामने खुद को नीचे कर लेती है और जैसे ही जू युई सामने के दरवाजे पर पहुंचती है वह अंदर खिसकने में सफल हो जाती है। जू युई कुछ हैरानी के साथ सामने के दरवाजे की ओर देखती है। ये बंद क्यों है? क्या यान वेई को घर पर नहीं होना चाहिए? यान वेई ने घबराकर अपना सिर ऊपर की खिड़की से बाहर निकाला। आप घर पर हैं? ओह, आप यहाँ हैं, जू युई पहले से कहीं अधिक हैरान होकर कहती है। लेकिन अगर आप हैं तो सामने का दरवाजा बंद क्यों है? वहाँ रुको, मैं नीचे आकर देखूंगा, यान वेई को बुलाता है। यान वेई नीचे की ओर भागती है और दरवाजे के पास जाती है। ये वास्तव में बंद है, वह बनावटी भ्रम में कहती है। हाँ, बाहर से जू युई का उत्तर आता है। ये बहुत अजीब है। यान वेई कहते हैं, मैं तुम्हें चाबी सौंप दूंगा, आइए पहले दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा विधिवत खुला है और जू युई अंदर कदम रखती है। तुम ठीक हो? वह पूछती है। तुम पसीने से लथपथ क्यों हो? यान वेई कहते हैं, जो वास्तव में स्पष्ट रूप से पसीना बहा रहा है। मैंने अभी अभी स्नान किया है। ओह, ये तो और भी अजीब है, जू युई कहते हैं। जब आप स्नान कर रहे थे तो क्या किसी ने सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया था? ऐसा ही लगता है, यान वेई और भी अधिक पसीना बहाते हुए कहते हैं। लेकिन ये सही नहीं हो सकता, जू युई सोचती है। उस सामने वाले दरवाजे को बंद करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत है। वह ऊपर देखती है, अचानक घबरा जाती है। जब तक यान वेई किसी तरह और भी अधिक पसीना बहाने में सफल हो जाती है। जब तक स्टूडियो प्रेतवाधित न हो, जू युई चिल्लाती है और खुद को यान वेई की बाहों में फेंक देती है। यान वेई कहते हैं, चिंता मत करो। यान वेई जू युई को आश्वस्त करते हुए उसे थपथपाते हुए कहती है। भूत प्रेत कहीं भी इंसानों जितने डरावने नहीं होते। जू युई कहते हैं, ये सच है, मेरा विवेक स्पष्ट है, मुझे भूतों से क्यों डरना चाहिए? अचानक वह आगे की ओर झुकती है और यान वेई को सूंघती है। सच में, तुम्हें पसीने की गंध क्यों आती है? यान वेई चिंतित होकर तुरंत पीछे हट जाता है। मैं स्नान करने जा रही हूँ, उसने जू युई से खुद को अलग करते हुए घोषणा की। जू युई उसकी ओर देखती है, पहले से भी अधिक हैरान होकर। क्या उसने अभी स्नान नहीं किया था? कोई बात नहीं, वो प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात समाप्त करती है। वह सचमुच एक अजीब व्यक्ति है। मुझे जाकर रात का खाना बनाना चाहिए। बाद में, जैसे ही यान वेई रात के खाने से बर्तन साफ करती है, जू युई एक कलम और कागज के ढेर के साथ बैठ जाती है। तुम्हारे पास देर रात तक ऐसा करने के लिए लिखना है? यान वेई पूछता है। हाँ, जू युई कहते हैं, मैं 2 लेख लिखने की योजना बना रहा हूँ, एक न्यू एरा पत्रिका के लिए और दूसरा युग पत्रिका के लिए। ये दोनों प्रगतिशील प्रकाशन हैं जिनमें सत्ता से सच बोलने का साहस है। वह आगे कहती है, आपको पहले बिस्तर पर जाना चाहिए, मेरे लिए इंतजार मत करो। ठीक है, बर्तन ले जाते हुए यान वेई कहते हैं। उस रात बाद में, यान वेई सोने में असमर्थ होने के कारण अकेले ही करवटें बदलती रहती है। क्या उसने अभी तक लिखना समाप्त कर लिया है? उसे ताज्जुब हुआ। वह नीचे खिसक जाती है, जहां जू युई अभी भी लगन से लिख रही है, दीपक की सुनहरी रोशनी में। तो जब वह लिखती है तो वह ऐसी दिखती है, यान वेई सोचती है। वह बहुत केंद्रित लगती है, बेहतर होगा कि मैं उसे परेशान न करूं। वह वापस ऊपर की ओर चली जाती है। अगली सुबह, यान वेई नीचे आती है और जू युई को कागजों के ढेर के ऊपर गहरी नींद में सोता हुआ पाती है। वह जू युई के कंधों के चारों ओर एक कंबल लपेटती है और विचारपूर्वक उसकी ओर देखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मिस जू युई वहाँ हैं? एजेंट बाई को बुलाता है। यान वेई ने उसे अंदर जाने दिया। क्या वह एजेंट बाई है? जू युई जागते हुए पूछती है। हाँ, यान वेई कहते हैं। कमरे से बाहर निकलते हुए जू युई कहती है, उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहो, मुझे बस तैयार होने की जरूरत है। एजेंट बाय इंतजार करते हुए एक कप चाय पीती है। कुछ समय बाद जू युई फिर से प्रकट होती है, जाने के लिए तैयार। वह कहती है, तुम्हें इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है, एजेंट बाय। ये सब ठीक है, एजेंट बाय हकलाते हुए उठती है। चल दर, ठीक है, जू युई कहते हैं। जैसे ही यान वेई उन्हें एजेंट बाई की कार में चढ़ते हुए देखती है, वह सोचती है, कुछ ठीक नहीं है। वह एजेंट बाई के व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। एजेंट बाई कल की तरह अलग ढंग से कार्य कर रही है। उसने युई की आंखों में नहीं देखा और जब उसने युई के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो उसका हाथ कांप रहा था। यान वेई प्रस्थान करने वाली कार के पीछे दौड़ता है।
क्या वह जू यूई को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है? जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, एजेंट बाय चुपचाप अपनी अंतरात्मा से कुश्ती लड़ता हुआ प्रतीत होता है। अंत में वह जू यूई से कहता है, मिस जू, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। ये पिछली सीट पर है, तुम्हें इसे गर्म होने पर ही पीना चाहिए। जू यूई फ्लास्क खोलती है और उसे अपने होठों तक उठाती है। वह कहती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। धन्यवाद, एजेंट बाय। एजेंट बाय उसे शराब पीते हुए रियरव्यू मिरर में देखती है। जू यूई के हाथ से मग गिर जाता है, जिससे चाय गिर जाती है और वह बेहोश होकर पिछली सीट पर गिर जाती है। इस बीच यान वेई अभी भी कार के पीछे भाग रहा है, मुश्किल से उसे नजर में रख पा रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह शहर से बाहर जा रहा है। जू यूई खतरे में है। एजेंट बाय एक झील के बगल में एक शांत जंगली इलाके में कार रोकती है, या कम से कम उसे धीमा कर देती है। वह कार से बाहर निकलता है। मुझे क्षमा करें, जू यूई, वह कहते हैं। ये या तो आपकी जिंदगी थी या मेरे परिवार की। कार आगे बढ़ती है और धीरे धीरे झील में डूबने लगती है, अंदर बेहोश जू यूई के साथ। कार को पानी के नीचे गायब होते देखने के लिए यान वेई समय पर झील पर पहुंच जाता है। जू यूई, वह चिल्लाती है। जैसे ही कार सतह के नीचे पूरी तरह से डूब जाती है, वह एक बड़े छींटे के साथ अंदर गिर जाती है। कार के अंदर जू यूई चौंक कर उठती है और खिड़की को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। तभी वह देखती है कि एक परिचित व्यक्ति दृढ़तापूर्वक उसकी ओर तैर रहा है। यान वेई दरवाजे के हैंडल को जितना जोर से खींच सकती है खींचती है, लेकिन वह हिलता नहीं है। ये काम नहीं कर रहा है, पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। वह झील के तल की ओर तैरती है और एक बड़ी चट्टान उठाती है। दोनों हाथों से पकड़कर वह उसे धमाके से नीचे गिरा देती है। विंडस्क्रीन पर जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है। वह बार बार चट्टान से विंडस्क्रीन को तोड़ती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इस समय तक वह परिश्रम और सांस रोकने के कारण बुरी तरह झुलस चुकी है और उसके हाथों से खून बह रहा है। कार के अंदर जू यूई अपनी सहनशक्ति के अंत तक पहुंच रही है। यान वेई, वह फिर सोचती है और फिर बेहोश हो जाती है। यान वेई ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। जू यूई, याद रखें, आप बहुत मजबूत हैं। वह चट्टान को अपने सिर के ऊपर उठाती है और विंडस्क्रीन पर दे मारती है। इस बार दरार दिख रही है। वह चट्टान को फिर से नीचे लाती है और कांच टूट जाता है। वह जू यूई के बेहोश रूप को कार से बाहर खींचने में सक्षम है। ... और सतह की ओर तराएं। वे सतह से टूट जाते हैं। यान वेई हौंफते हुए जू यूई पर चिंतित दृष्टि डालता है। वह किनारे की ओर तैरती है और जू यूई को घास पर लिटा देती है। जू यूई, उठो। वह जू यूई को हल्के से थप्पड़ मारते हुए आग्रह करती है। मुझे सीपीआर करने की जरूरत है। उसे एहसास हुआ और उसने जू यूई की छाती को दबाना शुरू कर दिया। फिर वह जू यूई के सिर को पीछे झुकाती है, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाती है, नीचे झुकती है और जू यूई के मुंह में फूंक मारती है। वह जू यूई की छाती को फिर से दबाती है और इस बार जू यूई को खांसी होने लगती है, हालांकि वह फिर से बेहोश हो जाती है। यान वेई ने जू यूई को उठाया। मुझे उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, वह सोचती है और जू यूई को अपनी बाहों में लेकर वापस शहर की ओर भागती है। कुछ समय बाद यान वेई झोंकशान अस्पताल में घुस गया। चिकित्सक, आपको उसकी मदद करनी होगी। वह लगभग डूब गई। जल्दी से, वह चिल्लाती है। दो नर्सों की ओर दौड़ती है जो मेडिकल गाड़ी लेकर आ रही हैं। उसने जू यूई को बहुत सावधानी से लिटाया। जू यूई, तुम्हें करना होगा। वह वाक्य के बीच में ही रुक जाती है और फर्श पर गिर जाती है। जल्दी, उसे भी आपातकालीन उपचार की आवश्यकता है। नर्सों में से एक चिल्लाती है। नर्सों में से एक तत्काल कहती है, इस रोगी के फेफड़ों में बहुत सारा पानी है और वह उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। जब वे जू यूई को एक सूट पहने एक आदमी के पास ले जाती हैं। सूट वाला व्यक्ति झो हेंग का करीबी दोस्त फैंग होंग है। क्या वह झो हेंग की पत्नी नहीं है? वह आश्चर्यचकित होकर देखता है। नर्सें जू यूई को अस्पताल के बिस्तर पर ले जाने में कामयाब रहीं। एक नर्स दूसरे को बताती है, रोगी गंभीर हाइपोक्सिया और हल्के एसिडोसिस का अनुभव कर रहा है, साथ ही एक गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी। आइए उसे ऑक्सीजन देकर शुरुआत करें। और फिर वह आगे कहती है, मरीज गर्भवती भी है। क्या उसके साथ उसका परिवार है? दूसरी नर्स जवाब देती है, उसके साथ आया परिवार का सदस्य भी बेहोश है। फैंग होन, जो दरवाजे के ठीक बाहर छिपा हुआ था, ये सब सुन लेता है। वह गर्भवती है। क्या झो हेंग को भी इसके बारे में पता है?
मैं उसका भला करूंगा और वह मुझ पर एहसान करेगा। वह जू युई के अस्पताल के कमरे में भागता है। डॉक्टर, मैं उसका भाई हूँ। उसे क्या चाहिए? इसका कितना मूल्य होगा? मैं हर चीज के लिए भुगतान करूंगा। इस बीच यान वेई अस्पताल के दूसरे कमरे में जाग रहा है। तुम जाग रहे हो? नर्स कहती है जो उसकी देखभाल कर रही है। यान वेई बैठ जाता है। मुझे क्या हुआ है? वह पूछती है। उसकी बाह में एक आईवी ड्रिप लगी हुई है। आप परिश्रम के कारण बेहोश हो गए। नर्स शुरू होती है, लेकिन यान वेई तुरंत उसकी बात काट देती है। जू युई कहाँ है? वह मांग करती है। क्या आपका मतलब उस महिला से है जिसे आप यहाँ लाए थे? नर्स पूछती है। वह अगले कमरे में है। वह अभी खतरे से बाहर है। यान वेई को बस इतना ही सुनना है। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। वह आईवी ड्रिप को अपनी बाह से बाहर खींचते हुए घोषणा करती है। नर्स असहाय होकर उसकी ओर देखती रहती है। डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है और आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। तुम्हें तरल पदार्थ चाहिए। यान वेई जू युई के कमरे में भागता है और दरवाजा खोलता है। केवल जू युई के बिस्तर पर झो हेंग और फैंग होन को देखता है। वह और झो हेंग एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। जू युई अभी भी बेहोश है। झो हेंग यान वेई के पास जाता है। आप जाग रहे हैं? वह पूछता है। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था। युई को यहाँ अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यान वेई की मांग। उसने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह तुम्हें तलाक दे रही है। झो हेंग कहते हैं। घोषणा कर दी गई है, हाँ, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। इसके अलावा युई अब 1 महीने की गर्भवती है। बच्चे के पिता के तौर पर मुझे माँ और बच्चे दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यान वेई पूरी तरह से स्तब्ध है। वह गर्भवती है। गर्भपात संदर्भ। अंतिम अध्याय के बम विस्फोट के बाद यान वेई अस्पताल के गलियारे में एक बेंच पर बैठ जाता है, परेशान हो जाता है। अब जब उसे बच्चे के बारे में सोचना है, तो क्या वह झो हेंग के पास वापस जाना चाहेगी? उसके विचारों को झो हेंग के दोस्त फैंग होंग द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसके पास आ जाता है। तुम्हें युई का दोस्त होना चाहिए, वह कहता है। मेरा नाम फैंग होंग है। आपका क्या है? आप क्या चाहते हैं? यान वेई पूछता है। क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? फैंग होंग नाटकीय ढंग से पूछता है। मैंने पहले कभी भाग्य पर विश्वास नहीं किया, वह आगे कहता है, लेकिन जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, मुझे एहसास हुआ कि यह सच था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो मैं कसम खा सकता था कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। आप अंधेरे में रोशनी की चमकती किरण की तरह हैं। मैं सहज रूप से जानता हूँ कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके साथ मेरा होना तय है, वह व्यक्ति जो मेरे जंगली दिल को अपनी हथेली में कोमलता से पाल सकती है। वह एक लाल गुलाब पैदा करता है, जो कहीं से भी खिलता हुआ प्रतीत होता है। भले ही तुम मेरे दिल में छुरा घोंप दो, मैं उस घाव को इतना संजोऊंगा कि उसमें से एक फूल खिल जाएगा। उन्होंने यान वेई को गुलाब भेंट किया। तुम मेरे लिए वही हो, मुझे इसका यकीन है। कोई गलती नहीं हो सकती। यान वेई प्रभावित हुए बिना उसे उदासीनता से देखता है। क्या वह कोई जादुई चाल थी? यान वेई ने अपनी आस्तीन से चाकू निकाला। मैं एक जादुई चाल भी जानता हूँ। वह गुलाब की सभी पंखुड़ियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ... और फैंग होंग को निराश होकर नग्न डंठल को घूरते हुए छोड़कर चला जाता है। यान वेई वापस जू युई के कमरे की ओर घूमता है। यहाँ तक कि बाहर से भी वह झो हेंग को ये कहते हुए सुन सकती है, युई, तुम आखिरकार जाग गए। वह सुनने के करीब झुक जाती है। अस्पताल के कमरे के अंदर हाल ही में जागरूक जू युई पूछती है, झो हेंग, क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? यान वेई कहाँ है? झो हेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें अस्पताल में देखा था, इसलिए मैं तुरंत वहां पहुंचा। यान वेई बाहर चला गया है, उसे कुछ और करना है। जू युई ने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। झो हेंग कहते हैं, कृपया ऐसा मत कहो, युई। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरी गलती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम गर्भवती हो। मुझे आशा है कि आप मुझे ये सब अपने और बच्चे के ऊपर निर्भर करने का मौका दे सकते हैं। यह जू युई के लिए एक झटका है। मैं गर्भवती हूँ, वह पूछती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस महीने मेरी अवधि देर से आई। हाँ, झो हेंग कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम 1 महीने की गर्भवती हो। फिर भी, जू युई कहती है, मैं अब भी तुम्हें देखना नहीं चाहती। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो मैं डॉक्टर से कह दूंगा कि बच्चे को निकाल दो। युई, झो हेंग शुरू होता है,
और यान वेई के दरवाजे से अंदर घुसने से वह बाधित हो जाता है। उसने कहा कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। यान वेई उसे बताता है। झू हेंग कहते हैं, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, तुम्हें मेरे परिवार के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जू युई बीच में बोलती है, झू हेंग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप ही वह व्यक्ति है जिसका यहाँ कोई काम नहीं है। यान वेई झू हेंग को विजयी दृष्टि से देखता है। झू हेंग खड़ा होता है और सचमुच यान वेई पर उंगली उठाता है। आप, उसने शुरुआत की। वह जो कुछ भी कहने की योजना बना रहा था उसे पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि यान वेई उसकी कलाई पकड़ लेता है, उसकी पीठ के पीछे उसका हाथ मरोड़ देता है और उसे दरवाजे से बाहर धकेल देता है। चले जाओ, वह चिल्लाती है। वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। जू युई बैठ जाती है। यान वेई झू हेंग द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वह पूछती है। चिंता मत करो, जू युई कहते हैं, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि क्या हुआ। जब मैं उठा तो मैंने खुद को पहले से ही पानी में पाया और एजेंट बाई बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। यान वेई ने घोषणा की, एजेंट बाई के बारे में कुछ बहुत ही गड़बड़ है। वह पहले सीधे झील की ओर चला गया। वह स्पष्ट रूप से आपकी हत्या की योजना बना रहा था। जू युई एजेंट बाई द्वारा उसे दी गई चाय की कुप्पी के बारे में सोचती है। क्या झू परिवार भी उससे मिला? उसे ताज्जुब हुआ। यान वेई कहते हैं, जब मैं उसे ढूंढूंगा और उससे पूछताछ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा। जू युई ने सिर हिलाया। मम, फिर वो पूछती है, वैसे तुम वहां पूरे रास्ते क्या कर रहे थे? यान वेई घबराने लगती है। मैं टहल रहा था। आप सैर पर निकले, शहर से बाहर तक? जू युई ने संदेहपूर्वक पूछा। जू युई उस समय के बारे में सोचती है जब वह स्टूडियो में वापस आई थी और उसने यान वेई को सांसों से फूला हुआ और पसीने से लथपथ पाया था, और उस समय यान वेई की कमजोर व्याख्याएं थीं। फिर वह यान वेई के चारों ओर अपनी बाहें फेंकती है। यान वेई, तुम पिछले कुछ दिनों से गुप्त रूप से मेरा पीछा कर रहे हो और मेरी रक्षा कर रहे हो, है ना? वह पूछती है, इसीलिए आप मुझे समय पर बचा पाए, है ना? यदि तुम न होती, यान वेई, तो मैं अब तक मर चुका होता। जू युई कहते हैं, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और अब मुझे पता चला है कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे बच्चे को रखना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ हूँ, यान वेई ने उसे आश्वस्त किया। मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। और बच्चा तो निर्दोष है, आखिरकार। जू युई कहते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन मेरे साथ बच्चे का जीवन आसान नहीं होगा। और इसके अलावा, उस बेचारी का कोई पिता भी नहीं होगा। यान वेई ने जू युई के कंधों को पकड़ लिया। जू युई, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं बच्चे का पिता बन सकता हूँ। मैं तुम दोनों की सदैव रक्षा कर सकता हूँ। जू युई का दिल जोर से धड़क रहा है। फिर वह हंसती है। क्या कह रहे हो मूर्ख? आप मेरी तरह एक महिला हैं, आप बच्चे के पिता कैसे हो सकते हैं? यान वेई पूरी तरह से निराश दिख रहे हैं। बस दिखावा करो कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ दलिया खरीदूंगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है। यान वेई, जू युई ने उसके वापस जाने के बाद फोन किया। यान वेई मुड़ती है और देखती है कि जू युई उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। भले ही आप बच्चे के पिता नहीं बन सकते, जू युई कहते हैं, हो सकता है कि आप और मैं दोनों एक साथ बच्चे की मां बन सकें। यान वेई अवाक होकर उसे घूरता रहता है। भले ही बच्चे के पिता न हो, जू युई आगे कहती है, मुझे यकीन है कि वे दो माताओं के साथ बहुत अकेले नहीं होंगे। यान वेई जू युई के बिस्तर के पास वापस चला जाता है। जू युई उम्मीद से देखती है। यान वेई कहते हैं, मैं करता हूँ। जू युई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यान वेई, प्रतिस्प। जू युई ने यान वेई का घायल हाथ पकड़ लिया। क्या मुझे बचाते समय उसे चोट लगी? वह यान वेई के हाथ पर धीरे से वार करती है। यान वेई केवल उसे अवाक होकर देख सकता है। दर्द हो रहा है क्या? जू युई पूछता है। यान वेई अपना हाथ पीछे खींचती है। बिल्कुल नहीं, ये तो मामूली चोट है। अचानक यान वेई उत्तेजित हो जाती है। वैसे, वह कहती है, और फिर जू युई के पेट की बात सुनने के लिए झुक जाती है। आप क्या कर रहे हो? जू युई हांफती है। यान वेई ने अपने होठों पर उंगली रखी। मैं बच्चे के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जू युई हंसती है। तुमने ये कहाँ से सीखा? बच्चा इतना छोटा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जू युई के पेट में गड़गड़ाहट होने लगती है। मैंने ये सुना,
यान वेई विजयी होकर कौवे करते हैं। क्षमा करें, जू युई कहते हैं। वह तो बस मेरे पेट में गड़गड़ाहट थी। ओह, यान वेई कहते हैं। वह आगे कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीदने जाऊंगी। जैसे ही यान वेई जू युई के अस्पताल के कमरे से बाहर निकलती है, वह लगभग झो हेंग और फैंग होन से टकराती है, जो ठीक बाहर हैं। क्या युई आपके प्रति थोड़ा हृदयहीन नहीं हो रही है? फैंग होन पूछ रहा है। यान वेई सुनने के लिए एक खंभे के पीछे छिप जाता है। ये ठीक है, झो हेंग कहते हैं। वह सिगरेट जलाता है। मुझे यकीन है कि जब तक मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहूंगा, वह अपना मन बदल लेगी। ओह, फैंग होन पूछता है, क्या आप इतने आश्वस्त हैं? झो हेंग कहते हैं, भले ही वह मुझे अस्वीकार करना चाहती हो, वह संभवतः उस विलासितापूर्ण जीवन शैली को अस्वीकार नहीं कर सकती जिसकी वह आदी हो गई है। आपका क्या मतलब है? फैंग होन पूछता है। झो हेंग ने धुएं का गुबार उड़ाया। वह बताते हैं, वह मुझसे नाराज है, तो शायद उसे कुछ समय के लिए सादगी और मितव्ययिता से रहना होगा, जब तक इसका मतलब मुझसे अलग रहना है। लेकिन मैं किसी और से बेहतर समझता हूँ कि वह वास्तव में किस तरह की जीवनशैली पसंद करती है। आपका मतलब है? फैंग होन शुरू होता है। मैं आपको इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, झो हेंग अपनी कार की ओर बढ़ते हुए कहते हैं। मुझे घर जाकर उसके लिए उसका सामान पैक करना होगा। वैसे, फैंग होन कहते हैं, क्या आप उस लड़की का नाम जानते हैं जो युई के साथ आई थी? झो हेंग कहते हैं, उसका नाम यान वेई है। फिर वह जोड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे दूर रहने की सलाह दूंगा। वह उस प्रकार की लड़की नहीं है जिसे आप प्रेम प्रसंग के बाद छोड़ सकते हैं। तुम सकुशल बच नहीं पाओगे। एक शानदार जीवन शैली, यान वेई सोचते हैं। वह याद करती है कि जब वे दोनों पहली बार मिले थे तो जू युई कैसी दिख रही थी। ये सही है, वह हमेशा बहुत सुंदर ढंग से कपड़े पहनती थी और उसका मेकअप बहुत अच्छा होता था। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मेरे घर में रहकर उतनी सहज नहीं हो सकती। यान वेई को जू युई की याद ताज़ा हो गई जिसने अपना सिर शॉवर से बाहर निकाला हुआ था। यान वेई, आप अपना शैम्पू और नहाने का साबुन कहाँ रखते हैं? जू युई पूछती है। यान वेई साबुन के एक केक की ओर इशारा करते हैं। मैं इसे अपने चेहरे, अपने बालों और बाकी सभी चीज़ों के लिए उपयोग करती हूँ। जू युई ने साबुन का निरीक्षण किया। फिर आप अपने कपड़े धोने के लिए क्या उपयोग करते हैं? यान वेई साबुन के एक दूसरे समान केक की ओर इशारा करते हैं। मैं उसे वहाँ कपड़ों के लिए उपयोग करता हूँ। ओह, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, जू युई शॉवर में वापस फिसलते हुए कहती है। बाद में उस शाम, यान वेई और जू युई स्टूडियो वापस पहुंचे। यान वेई ने जू युई को सावधानी से रिक्शा से नीचे उतारा। जू युई कहते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है जैसे मैं कांच का बना हूँ। यान वेई ने जू युई का हाथ छोड़ दिया। ओह, लेकिन जू युई ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। लेकिन चूंकि आप पहले ही यह कर चुके हैं, वह मुस्कुराते हुए यान वेई से कहती है, इसे वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब वे अंदर जाते हैं, जू युई यान वेई से कहती है, तुम्हारा हाथ घायल हो गया है, इसलिए मैं आज रात का खाना बनाऊंगी। वह एक अलमारी खोलती है और अंदर झांकती है। ... एक हरे प्याज के अलावा इसे खाली पाया। यान वेई हरकत में आती है। यहाँ रुको, वह कहती है, मैं बाहर जाकर कुछ खाना ले आऊंगा। यान वेई का पहला पड़ाव बाजार है। वह एक टैंक में मछली की ओर निर्णायक रूप से इशारा करती है। मैं इनमें से 2 ले लूंगा। जल्द ही उसने भोजन से भरी एक गाड़ी इकट्ठी कर ली। तुम्हारा परिवार बड़ा होना चाहिए, मिस, गाड़ी खींचने वाला आदमी कहता है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं आपके लिए एक और ठेला ढूंढ सकता हूँ। ओह, बस एक ही ठीक होना चाहिए, यान वेई कहते हैं। शायद अभी के लिए इतना ही पर्याप्त भोजन है। कृपया वह सब हुआ फोटोग्राफी स्टूडियो में पहुंचा दें। मैं करूंगा, आदमी कहता है। इसके बारे में चिंता मत करो। यान वेई को उसके अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए एक रिक्शा मिलता है। कृपया मुझे सबसे अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर में ले चलो, वह रिक्शे वाले से कहती है। जैसे ही रिक्शा सड़कों से गुजरता है, यान वेई की नज़र झो हेंग पर पड़ती है, जो हाथों में 2 भारी बैग लेकर चल रहा है। क्या वह जू युई की चीज़ें उसके पास ला रहा है? यान वेई को आश्चर्य होता है। फिर वह रिक्शे वाले से आग्रह करती है, क्या आप कृपया थोड़ा तेज चल सकते हैं? हाँ, रिक्शा वाला तेज गति से कहते हुए कहता है। रिक्शा एक भव्य डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर रुकता है। हम यहाँ हैं, मिस, रिक्शा वाला हौंकते हुए घोषणा करता है। कृपया यहीं मेरा इंतजार करें, यान वेई उससे कहते हैं।
मैं कुछ चीजें खरीदने के बाद वापस आऊंगा। वह महिला वर्ग के लिए एक रास्ता बनाती है। एक खूबसूरत महिला को किस तरह की चीजों की जरूरत होती है? वह बिना किसी प्रस्तावना के पूछती है। दोनों बिक्री सहायक अवाक होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। अंत में उनमें से एक कहता है, इतनी सारी चीजें। कोल्ड क्रीम, ओ डे टॉयलेट, पोमाडे, मॉइस्चराइजर, गुलाब का इत्र, फेशियल मास्क, शैम्पू, नहाने का साबुन, बॉडी वॉश, लिपस्टिक। वह थोड़ा घमंड से कहती है, मुझे आप पर यकीन नहीं है। यान वेई ने उसकी बात काट दी। मैं प्रत्येक में से एक ले लूंगा। क्या? बिक्री सहायक से पूछता है। यान वेई कहते हैं, मैं प्रत्येक में से एक लूंगा। बिक्री सहायक प्रसन्न है। प्रत्येक से एक। एक कहता है, क्या हमने आपको सही सुना? दूसरे से पूछता है। यान वेई वह उत्पादन करती है जिसे केवल नकदी के एक बड़े ढेर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आपने ठीक सुना। जल्दी जाओ और इस महिला के लिए सब कुछ पैक करो। पहला विक्रय सहायक दूसरे को बताता है। हाँ, अन्य विक्रय सहायक उत्तर देता है। पहला बिक्री सहायक यान वेई के पास वापस जाता है। मिस, हम मेकअप ब्रश, टोपी, आभूषण, कपड़े भी ले जाते हैं। क्या आपको इनमें से किसी की जरूरत है? यान वेई कहते हैं, हाँ, ये सब और कुछ भी जिसकी एक गर्भवती महिला और बच्चे को आवश्यकता हो सकती है। बिक्री सहायक उससे कहती है, हमारे पास आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। मैं आपको हमारे सभी उत्पाद दिखाऊंगा और आप जो चाहे उसे चुनने में अपना समय ले सकते हैं। अन्य बिक्री सहायक यान वेई की खरीदारी के साथ लौटता है। सभी चीज़ें बड़े करीने से पैक की गई हैं। मिस, हमारी लिपस्टिक विभिन्न रंगों में आती है। आप कौन सा शेड पसंद करेगी? वह पूछती है। यान वेई ने जवाब दिया, मैं वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं प्रत्येक शेड में से एक लूंगा।